morning students. Now we'll start with concept 7 of this chapter. The concept 7 is photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक जो मतलब है वो ये है, दैट इज रिलेटेड विद फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो फोटॉन्स का मतलब होता है लाइट. तो अगर मैंने किसी एक मेटल का पीस लिया और उसके ऊपर मैंने फोटॉन्स डाले और इस बॉम्बार्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए, सो देन आई विल कॉल इट एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ. लेट्स सपोज एक मेटल का पीस है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर फोटॉन्स डाले और इन फोटॉन्स के इस मेटल पीस से टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हुए और ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से ट्रैवल करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है. सो दिस विल बी कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो व्हेन फोटॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन अ मेटल सरफेस and due to this bombardment the electrons start flowing is called as the photoelectric effect. तो इसको हम लिख लेते हैं. When photons are bombarded on a metal surface, due to which the electric current starts flowing, then this effect is called as photoelectric effect. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक जिस्ट तो हमें समझ में आ गया. अब इसमें जो कुछ वेरिएबल्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले वेरिएबल क्या है कि इस मेटल सरफेस में एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज W, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required by this metal to eject the electron. जनरली हमने देखा है मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, किसी भी तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है. और बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है कि न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है. ठीक है, तो न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट किया हुआ है, सो दैट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी. सो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. तो W वो अमाउंट है जो उसको मिनिमम चाहिए, और आपने जो फोटोन उसके ऊपर फेंका दैट इज E. ठीक है, तो उसकी एनर्जी है E विच विल बी कॉल्ड एज h म्यू. ठीक है, तो आपने जो फोटोन उसके ऊपर फेंका है उसकी एनर्जी E है, और जितनी मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं. अब हम इन दोनों को कनेक्ट करके ये देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या बनेगा. नाउ लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इक्वेशन बहुत सिंपल है कि मैंने उसको ई एनर्जी दी, वो ई एनर्जी W से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. W इज द अमाउंट विच इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन गेट इजेक्टेड. तो अगर आपने उस मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा एनर्जी उसको दी तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है. ठीक है, और इसका भी कुछ गारंटी नहीं है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट IIT में भी एक बार आ चुका है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी, ठीक है, बट एक चीज की गारंटी है कि अगर आपने जो एनर्जी दी वो W से कम है, तो मतलब मिनिमम उसको जितनी भी एनर्जी चाहिए आपने उससे भी कम एनर्जी उसको दी है, तो ये चीज की गारंटी है कि देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स जो ऊपर से आके टकराएंगे,
एक तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, होनी ही चाहिए कि E की वैल्यू W से ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ अगर E की वैल्यू W से ज़्यादा है तो E माइनस W इज ए पॉजिटिव नंबर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच गेट्स इमिटेड। मतलब सिंपल सा ही है कि लेट्स सपोज उसको 100 एनर्जी चाहिए, एनी यूनिट्स यू कैन टेक, नॉट अ बिग डील इन दैट, 100 जूल्स लेट्स सपोज चाहिए और आपने 120 जूल्स दिया, तो 100 में से 120 मतलब 100 जूल्स के लिए अगर आपने 120 दिया तो 120 में से 100 तो यूटिलाइज हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के निकलने में, और बाकी का जो 20 जूल्स बचा वो इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा एज काइनेटिक एनर्जी। सो E माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और उसको मैंने हाफ mv² लिखा है, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच इट इज कमिंग आउट। बट नाउ एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे मैं मैक्स लिख रहा हूँ, सो एक्चुअली दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ऐसा लिखूं E माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच यू कैन सी। नाउ इसका मतलब क्या हुआ जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है दैट विल बी E माइनस डब्ल्यू, बट ज़रूरी नहीं है कि इतनी एनर्जी उसके पास हो। उसका रीज़न ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर की तरफ आ रहा है तो हो सकता है उसका टक्कर किसी और एटम से हो जाए, किसी और चीज़ से हो जाए, तो इन इंटरनल कोलिजन्स की वजह से हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को धीरे धीरे लूज करना शुरू करे। तो हो सकता है कि सरफेस से बाहर आते वक्त उसने कुछ इंटरनल कोलिजन्स किए जिसकी वजह से उसकी एनर्जी जो वो लेके बाहर आ रहा था उसमें से थोड़ी कम बची। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर तो कोलिजन नहीं हुआ तो सारी की सारी एनर्जी जो इसके पास थी वो बाहर आ जाएगी, बट अगर इंटरनल कोलिजन्स हो गए तो उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, सो द एनर्जी दैट यू विल बी गेटिंग विल बी लेस देन आइडियल एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कोई टक्कर होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि इसीलिए मैंने यहाँ पे मे भी लिखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा या नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था और उसकी इतनी इंटरनल कोलिजन्स हो गई कि वो इलेक्ट्रॉन फिर बाहर आ ही नहीं पाया। तो अगर इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया तो आई विल से दैट देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट आपने जो एनर्जी दी थी वो तो W से ज़्यादा दी थी, तो इवन दो एनर्जी W से ज़्यादा थी फिर भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया क्योंकि इंटरनल कोलिजन्स हो गई। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि there is always a possibility of internal collisions, so we should provide as much energy as possible so that अगर वो थोड़ी internal collision कर भी ले तो भी उसके पास sufficient energy रहे so that it can come out, but ultimately E minus W is kinetic energy max, kinetic energy का half m square लिख दोगे, so technically the kinetic energy of electron with which it will come out can be equal to 0, because if it doesn't come out, or it will be more than 0, or it will be equal to k max। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आपके लिए रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो 0 से लेके के ई मैक्स के बीच में रहेगी। अगर मैं वेलोसिटी के लिए बात करूं तो वेलोसिटी भी 0 से वी मैक्स के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल रेंज, तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला है, बट हाँ अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हो E माइनस डब्ल्यू इज काइनेटिक एनर्जी, तो कहीं ना कहीं इनहेरेंटली हमने ये एज्यूम कर लिया है कि देयर इज नो कोलिजन। दैट मीन्स बस मैंने जितनी एनर्जी दी उसमें से जितनी रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को टू इजेक्ट आउट उतनी उसने कंज्यूम करके बाकी सारी एनर्जी उसके पास स्टोर्ड है, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो बनेंगे वो काफ़ी सिंपल ही बनेंगे। E माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, E दे देगा W दे देगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे आप E और W निकाल पाओ, और E के लिए भी वो क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको, और वो क्वेश्चन बोलेगा कि अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस हैज़ बीन बॉम्बार्डेड। तो आपको फ्रीक्वेंसी अगर मिल गई और आपको H तो पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आपको E की वैल्यू पता है। ठीक है, नाउ सिमिलरली W को भी
मैं h और म्यू के टर्म्स में लिख सकता हूँ h म्यू नॉट। ठीक है, तो मैंने उस फ्रीक्वेंसी को और इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए नॉट लगाया है, और इस नॉट का मतलब एक्चुअली होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब ये है कि मैं मिनिमम किस फ्रीक्वेंसी के फोटोन को बॉम्बार्ड करवाऊं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट हो जाए। तो अगर आपने म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी यहाँ से डाली ऊपर से, तो यहाँ पे म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट कट जाएगा, तो इफेक्टिवली मैं ये बोल सकता हूँ कि जस्ट लिमिट आ गई। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वापस से लिखूँ एच म्यू और एच म्यू नॉट के टर्म्स में, सो दिस विल लुक लाइक दिस, एच म्यू माइनस दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी वहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज होगी, नहीं तो कुछ जगह पे डायरेक्टली आपको एनर्जी दी होगी तो वहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज होगी। अल्टीमेटली इसके क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि W एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ऐसी एनर्जी है जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इससे कम में काम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी दैट शुड बी मोर देन दैट W, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोलिजन्स, इंटरनल कोलिजन्स तो नहीं हुई, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के ये सब चीज़ों का आइडिया हमें मिलेगा कि इंटरनल कोलिजन्स की वजह से जो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ रहा था उसमें से कुछ कम हो सकती है। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। The threshold frequency mu naught for a metal is 6 into 10 to the power 14 second inverse. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency (1.1 into 10 to the power 15 per second hits the metal. So the question is, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ मेटल का, और मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है उस इलेक्ट्रॉन की जो तब निकलेगा जब आप इस फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन उस पर बॉम्बार्ड करवाओगे। ठीक है, तो म्यू नॉट हमें दिया हुआ है और म्यू भी हमें दिया हुआ है। नाउ लेट्स अप्लाई द इक्वेशन। इक्वेशन इज h mu minus h mu naught is काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो h का वैल्यू कॉमन लिया, म्यू माइनस म्यू नॉट इंटू h का वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट भी पता है, तो लेट्स सॉल्व इट। 1.1 into 10 to the power 15 minus 6 into 10 to the power 14 into h। मैं 1.1 को ऐसा लिख सकता हूँ 11 into 10 to the power 14 minus 6 into 10 to the power 14, ठीक है, into h। तो ये हो गया 11 minus 6 is 5, ये हो गया 5 into 10 to the power 14, और h का वैल्यू होता है 6.6 into 10 to the power minus 34। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो -34 और +14, तो इससे क्या आ गया हमारे पास, एक तो 6.6 इंटू 5, 5 6 30, 0 3 कैरी 30 33, तो 33.0 इंटू 10 to the power -20।
ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर 4 ऑप्शंस में से आंसर ईवी में हो या किसी और यूनिट में हो, तो अब हम लोग इस चीज़ को बस चेंज कर लेंगे, यूनिट्स एंड कन्वर्जन हो जाएगा। बट दिस क्वेश्चन वाज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। एच का वैल्यू पता था, फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें मिल गया। सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच कैन बी देयर। ठीक है, इस पे अच्छे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एक आंसर ये भी है और एक आंसर उससे कम भी है, तो कम वाला भी हो जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि उसकी कोलिजन हुई या नहीं हुई। सो which of the following can be the possible answer? So this is one possible answer. That means इतनी एनर्जी हो सकती है अगर कोई कोलिजन ना हो। कोलिजन्स हो जाए तो इससे कम वाली एनर्जीज भी पॉसिबल है, हाँ, बस इससे ज़्यादा वाली एनर्जीज पॉसिबल नहीं। So next question on this. When electromagnetic radiation of wavelength 310 nanometers fall on the surface of sodium, then the electrons are emitted with kinetic energy equal to 1.5 eV. Find work function of sodium. So now the question is, मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बॉम्बार्ड किया सोडियम के ऊपर, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ 310 नैनोमीटर्स गिवन है, और ऐसा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, उन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी वाज फाउंड टू बी 1.5 eV। अब इस इंफॉर्मेशन को देख के हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। सो नाउ पहले तो मुझे इक्वेशन लिखनी है, E माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इनहेरेंटली हमने एज्यूम किया है कि there is no bombarding, there is no internal collisions between electrons and atoms and all, so that इलेक्ट्रॉन को जितनी भी एनर्जी मिली होगी वो उसी एनर्जी से बाहर निकला होगा। ठीक है, नाउ W की वैल्यू मुझे निकालनी है, W नॉट भी हम इसको लिख सकते हैं। E का वैल्यू हमें देखना है कि 310 नैनोमीटर्स का वेवलेंथ जिस भी रेडिएशन का होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो फॉर्मूला सिंपल है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो हम लोग एक काम करते हैं, H का वैल्यू, C का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू, सब चीज़ों का वैल्यू डाल देते हैं तो E का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो H का यूनिट होता है वो होता है जूल सेकेंड। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा को भी आपको नैनोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर बहुत सारी कैलकुलेशन जो होगी उसमें जो आंसर निकल के आएगा एनर्जी का वो आएगा जूल्स में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसके अलावा भी एक अच्छा मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो हम हर पॉसिबल मेथड देखते हैं, फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला मेथड एच सी बाय लैम्डा, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू डाला, लैम्डा का वैल्यू इन मीटर्स डाला, तो ई की वैल्यू आ गई इन जूल्स। बट सिंस काइनेटिक एनर्जी दी है ईवी में, तो आपको ये वाली एनर्जी भी जूल से ईवी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप डब्ल्यू की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अल्टीमेटली या तो आप काइनेटिक एनर्जी को ईवी से जूल्स में कन्वर्ट कर लो, या आप इस एनर्जी को ईवी से जूल्स में कन्वर्ट करो, मतलब कुछ भी आप करो पर दोनों एनर्जीज का यूनिट सेम होना चाहिए। तो या तो आप जूल्स में से जूल्स माइनस करोगे या आप ईवी में से ईवी माइनस करोगे। ठीक है, जूल्स एक जूल है और दूसरा ईवी है, तो इसको हम लोग माइनस नहीं कर सकते आपस में। ठीक है,
तो पहला तरीका तो यही एच सी बाय लैम्डा. इट्स अ लेंथी मेथड, विदाउट अ कैलकुलेटर इट विल बी डिफिकल्ट थिंग टू डू. एक शॉर्टकट मेथड है हमारे पास. वो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी सिखाया है, उसको हम वापस से देखते हैं. दैट शॉर्टकट फॉर्मूला इज E is equal to 12400 upon lambda. Here E comes in EV and lambda should be in angstrom. अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में ले लूँ और इस शॉर्टकट फॉर्मूले में डाल दूँ तो मुझे जो एनर्जी मिल जाएगी वो डायरेक्टली ईवी में मिल जाएगी. तो कहाँ तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, कहाँ मुझे डायरेक्टली इजीली ये काम हो गया. पर लैम्डा की वैल्यू तो नैनोमीटर में गिवन है. सो नाउ द पॉइंट इज यू कैन कन्वर्ट नैनोमीटर्स इनटू एंगस्ट्रॉम. So 1 nanometer is 10 angstrom. So 310 nanometers is 3100 angstrom. So ultimately energy in EV comes out to be 12400 upon 3100. So that comes out to be 4 EV. तो एनर्जी आ गई E, काइनेटिक एनर्जी 1.5 ऑलरेडी है. So वर्क फंक्शन E minus kinetic energy. So that is 4 minus 1.5, that is 2.5 EV. So ultimately the work function comes out to be 2.5 EV. तो अपने को थोड़ी सी प्लानिंग वाला जो पार्ट है, जो हमने पहले भी बहुत बार बोला कि सिंस आपको लैम्डा का वैल्यू दिया और आपको एच और सी का वैल्यू पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी से फॉर्मूला में डाल के आंसर निकालना शुरू करो. क्योंकि अगर आप इस जल्दी में रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस आगे करनी पड़ सकती है. अगर आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुक के सोचोगे कि इज देयर एन ईजी वे आउट, सो इन 90% ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड एन ईजी वे आउट. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन is 194 kilojoules per mole. Find the minimum wave number of photons required to break this bond. ब्रोमीन का बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, दैट इज 194 किलोजूल्स पर मोल. हमें ये बताना है कि हम इस पे किस वेव नंबर का फोटोन बॉम्बार्ड करें सो दैट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए. तो पहले तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. 194 जो है दैट इज किलोजूल्स पर मोल. मतलब अगर एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और मैं हर मॉलिक्यूल में जो एक एक सिंगल बॉन्ड है उन सबको तोड़ूंगा, तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी 194 किलोजूल्स. ठीक है, इतने सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए. तो एक बॉन्ड के लिए तो काफ़ी कम एनर्जी चाहिए होगी. तो हम लोग पहले वही करते हैं. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक one bond will be equal to 194 into 1000. ये हमने 1 into 1000 क्यों किया? किलो जूल्स से जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए. डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power 23. ये हमने डिवाइड क्यों किया? अगर एक मोल के लिए इतनी एनर्जी लग रही है तो एक मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ इतनी लगेगी. सो दिस एनर्जी इज इन जूल्स. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए जूल्स पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी लग रही है. अब इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं, ये उनका सिंगल बॉन्ड है. तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने इस पर एक फोटोन फेंका. तो इस फोटोन की एनर्जी मिनिमम उतनी होनी चाहिए जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होगी. ठीक है, और इस एनर्जी को मैं एच सी बाय लैम्डा लिख सकता हूँ. ठीक है, तो अब मैं बस क्या करूँगा, फोटोन की एनर्जी दैट इज एच सी बाय लैम्डा शुड बी इक्वल टू
दिस 6.023 को हम अप्रॉक्सीमेटली 6 ही लिख लेते हैं, 6 × 10⁻23। नाउ हमसे वेव नंबर पूछा गया, यार वेव नंबर होता है 1/λ, तो लैम्डा को इधर ही रखा, बाकी सबको उधर ले गए। h का वैल्यू डाल दिया 6.6 × 10⁻34, c का वैल्यू डाल दिया 3 × 10⁸ और 6 × 10⁻23। तो अल्टीमेटली इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा फिट हो जाएगा। 1/λ इज एक्चुअली वेव नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। 6.6 का 10 ऊपर गया, तो पहले हम 10 की पावर्स के साथ डील कर लेते हैं। 23 एंड 8, तो ये हो गया 31, और 31 ये प्लस का और -34 ये है, तो इन तीनों को इकट्ठा करके हम लोग आ जाएंगे 10⁻³ ठीक है, और ये -3 जब ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो +3 × +3 एंड 1, सो ओवरऑल +7 आ गया, तो +7 आ गया यहाँ पे, ये हो गया 194/66 × 3 × 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से डिविजन्स हो रहे हैं। लेट्स सपोज 3 से डिवीजन होता है या नहीं। अगर मैं 6 3 से 18 करूँ और 1 4 करूँ तो अप्रॉक्सीमेट डिवीजन हो रहा है। अगर मैं 6 से करूँ, 6 3 से 18, 1 कैरी 14, तो इंटू 2, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेट डिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आंसर तो आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 6 3 से 18, 1 कैरी 14, तो 6 2 से 12, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद 32 × 2 इज 64, बट यहाँ पे 66 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से उड़ा दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया 1/6 × 10⁻⁷। ठीक है, तो अगर इसके आसपास का कोई भी आंसर आपको दिखे, सो दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस। A 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometers. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बल्ब है जिसके ऊपर वॉटेज लिखी हुई है 100 वॉट। इसमें से एक लाइट निकलती है जिसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर्स। तो अब मुझे ये बताना है कि उसमें से 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स, पहली बात तो फोटॉन्स एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, और फिर मैं ये पता कर लूँ कि एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, तो ओवरऑल आई विल गेट टू नो कि कितने पैकेट्स 1 सेकंड में ट्रांसफर हुए। तो सबसे पहले तो 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल्स पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज 100 जूल्स। ठीक है, नाउ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स है, तो लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर्स, दैट इज 400 × 10⁻⁹ मीटर्स। अब आ गई एनर्जी की बारी। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, E = h c/λ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। h का वैल्यू डाला, c का वैल्यू डाला अपॉन लैम्डा इन मीटर्स, तो 400 या 4 × 10⁻⁷ कर दिया इसको। ठीक है, 0 के साथ इसको हटा दिया। नाउ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ गई, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। -7 ऊपर जाके +7 हो गया,
सो दैट विल बी 8 and 7 15. 34 में से 15 गए तो बचे कितने? 34 में से 19 बच गए तो माइनस 19. 6.6 इंटू 3/4 इंटू 10 to the power माइनस 19. ठीक है. नाउ 6 3 18, ये 19.8 के आसपास ये आंसर आ रहा है, दैट इज 20. तो 4 से अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया? 5 इंटू 10 to the power माइनस 19 जूल्स. तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उस एक एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है और टोटल एनर्जी मुझे चाहिए 100 जूल्स. सो इफेक्टिवली लेट्स सपोज आई एम टेकिंग n नंबर ऑफ फोटॉन्स and each photon is having energy of 5 into 10 to the power minus 19 and total energy should be equal to 100. ठीक है, लॉजिक बहुत ही सिंपल है. एक फोटोन की एनर्जी अगर इतनी है तो मैं कितने फोटॉन्स लेके आऊं ताकि टोटल एनर्जी 100 बन जाए. तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये माइनस 19 ऊपर चला गया तो 10 to the power plus 21 अपॉन 5. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. इसको और सॉल्व कर लें अगर, सो दिस एक्चुअली इज 100 by 5 को आप 20 लिख दो. सो दिस इज 20 इंटू 10 to the power plus 90. सो ये हमारा आंसर आ गया. तो लॉजिक बहुत सिंपल था. आपको बस हर क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, यूनिट्स एंड कन्वर्जन. 400 नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी था बिकॉज hc by लैम्डा में लैम्डा शुड बी इन मीटर्स सो दैट यू कैन गेट एनर्जी इन जूल्स. तो यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, बढ़ा लेंगे तो बहुत इजीली काम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज electromagnetic radiations of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. So the question is, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिए जिनका वेवलेंथ 242 नैनोमीटर्स था और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम. मतलब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती वो एनर्जी एग्जैक्टली उस एनर्जी के बराबर थी विच वाज कैरीड बाय दिस फोटोन विच हैड अ वेवलेंथ ऑफ 242 नैनोमीटर्स. नाउ इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम निकालना है इन किलो जूल्स पर मोल. ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये आईडी में आया क्वेश्चन है. अब हम लोग देखते हैं 242 नैनोमीटर्स. नाउ अगर E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा करें तो h पता है, c पता है, लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है तो हम इसको लिख लेते हैं. अपॉन 242 इंटू 10 टू द पावर माइनस. तो ये एनर्जी की वैल्यू आ गई. नाउ दिस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. ठीक है, वन फोटॉन रिएक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक फोटॉन चाहिए तो एक्चुअली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ फोटॉन्स चाहिए. तो दिस एनर्जी इज ऑफ 1 फोटॉन. सो मैं इसको पहले जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ. -9 ऊपर गया +9, -34 और 8 हो गया -26. ठीक है, इन दोनों को काट देते हैं. -26 और -26 +9
ये -9 का ऊपर गया +9, तो 26 में से 9 गए तो -17, तो ये हो गया -17. तो ओवरऑल 10 to the power -17. Now this is 6.6 into 3 upon 242. ये 66 का 10 नीचे ले, ठीक है. तो ये 66 into 3 is approximately 198, that is 200, और मैं इसको अराउंड 240 पकड़ सकता हूँ. तो 200 by 240, अरे 10 ऊपर जाके माइनस हो गया, तो 200 अप्रॉक्सीमेटली अपॉन 240 इंटू 10 to the power -18. ठीक है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 20 by 24, दैट इज 5 by 6. तो एक फोटोन की एनर्जी इन जूल्स आ गई 5 by 6 इंटू 10 to the power -18. अब मुझे 1 मोल की निकालनी है. सो एनर्जी ऑफ 1 mole of photons will be equal to this 5 by 6 into 10 to the power -18 into 6.023 into 10 to the power 23. तो 6.023 से 6 कट गया, देन आंसर आ गया 5 into 10 to the power 5 जूल्स. ठीक है, ये आंसर आ गया. पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, किलो जूल्स पर मोल. तो ये तो है जूल्स पर मोल, तो बस फाइनली इसको कन्वर्ट करना है. सो दिस इज 500 into 10 to the power 3 joules per mole. So this becomes 500 kilojoules per mole. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशंस थी, और सिंस ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट मीन्स अगर आप प्रॉपर तरीके के से कैलकुलेशन करो तो डिफिकल्ट दिखने वाली कैलकुलेशन भी एक्चुअली इजी होती है. तो दिस सीम्ड टू बी क्वाइट डिफिकल्ट, बट हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया. 198 को 200 लेकर 242 को 240 लेके अप्रॉक्सीमेटली 5 by 6 आ गया, और ये फाइनल आंसर आ गया. तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन बहुत इजीली मैच हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the number of photons emitted in 10 hours by a 60 watt sodium lamp. Given lambda of photon is equal to 5893 angstrom. So now the question is, एक बल्ब है, एक सोडियम लैंप है जो 10 घंटे के लिए जल रहा है, और उस लैंप का वोल्टेज है 60 वाट. तो अब हमें ये बताना है कि उसको अगर मैंने 10 घंटे के लिए चलाया तो उसमें से कितने फोटॉन्स निकले होंगे. तो पहली बात तो 60 वाट का मतलब होता है 60 जूल्स पर सेकेंड. ठीक है. नाउ 1 सेकेंड में अगर 60 जूल्स हैं तो 10 घंटे में कितना होगा. सो द नंबर ऑफ सेकेंड्स in 10 hours is equal to, 1 घंटे में 1 मिनट में 60 होते हैं, फिर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3600 यहाँ पे हो गया इनटू 10. तो ये 10 आवर्स में 10 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, ये वो आ गया. तो अगर हर सेकंड में 60 जूल्स निकल रहे हैं तो इतने सेकंड में कितने निकलेंगे. सो टोटल एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू 36000. इसकी वैल्यू है 36000. सो 36000 इनटू 60. तो टोटल एनर्जी एमिटेड कम्स आउट टू बी इतने जूल्स. नाउ कितने फोटॉन्स इस जूल्स में होंगे, तो हम क्या करते हैं, फोटॉन की एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लेते हैं.
और फिर देख लेंगे कि कितने टोटल फोटॉन से इतनी एनर्जी निकलेगी। सो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन निकालने के लिए हमें ये वाला फिगर यूज करना है। सो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। नाउ एच का वैल्यू वी नो, सी का वैल्यू वी ऑल्सो नो, अपॉन लैम्डा का वैल्यू 5893। सिंस इट इज एन एंगस्ट्रॉम तो मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दी, 10 टू द पावर -10 लेके। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। सो 5.89 को मैं अप्रोक्सीमेटली 5.8 या 6 ही पकड़ के चलूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लूँ, दिस इज 66, इसका 10 नीचे आ गया, ठीक है। टेंस को सबको अलग कर देंगे। एक काम करते हैं, 5893 के साथ इस चीज़ को क्लब कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 5.893 और 10 टू द पावर -10 की जगह हो जाएगा -7, ठीक है। और इंटू 10 और इंटू 3 एंड इंटू 10 टू द पावर 8, इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। नाउ 5.89 दैट इज 5.9 अप्रॉक्स, तो मैं 3 से उड़ा देता हूँ 2 करके अप्रॉक्सीमेट, और 2 को इससे उड़ा देता हूँ 33 करके। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 33 इंटू 10 टू द पावर, ये 7 ऊपर 7 आया 14। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक चीज हम इसमें लेना भूल गए, 10 टू द पावर -34 भी साथ में है, तो +14 एंड -34, सो दिस विल गिव यू -20। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन जूल्स, ठीक है। नाउ अगर मुझे टोटल इतनी एनर्जी चाहिए और मेरे पास एक फोटोन की एनर्जी गिवन है जो मैंने अभी भी निकाली, तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो ये होगा, लेट्स सपोज n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज 33 इंटू 10 टू द पावर -20 should be equal to total energy that is 36 into 6 into 10,000, 36 into 6 into 10 to the power 4. So now the value of n comes out to be 33 into 10 to the power 20 -20, ठीक है। अब एक चीज हमें और देखनी है कि इस वैल्यू को मैंने 5.9 की जगह 6 मानते हुए 3 से कट किया, तो मैंने जानबूझ के डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ा दिया, और इस वजह से जो ओवरऑल आंसर आया होगा वो थोड़ा कम आया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। अगर मैंने 5.8 की जगह 6 लिया और तब जाके आंसर 33 आया, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को थोड़ा एक्चुअली कम लेता, क्योंकि मैंने जानबूझ के नीचे वाली चीज़ डिनोमिनेटर को बढ़ाया और आंसर फिर छोटा आ जाएगा, तो अगर ये चीज़ मैं 6 नहीं लेता और 5.8 लेता तो आंसर जितना भी आया उससे बड़ा आना चाहिए था। तो 33 की जगह अप्रॉक्सीमेटली 35 36 कुछ आना चाहिए था, ठीक है। तो मैं अब ऐसा मान सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इन दोनों को उड़ा, क्योंकि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज 33 एग्जैक्टली वो नहीं है, वो चीज़ 33 से ज़्यादा है। तो इट माइट बी 34, इट माइट बी 34.5, इट माइट बी 35 एटसेट्रा। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसको डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेटली काट सकता हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली द आंसर बिकम्स 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है। तो अब जो भी आंसर इसके आसपास हो वो सही आंसर है। अगर चारों ऑप्शंस बहुत ही क्लोज है देन आई सजेस्ट कि आप इतना अप्रॉक्सीमेशन मत लो और आप प्रॉपरली इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बट अगर वैल्यूज दूर दूर है तो फिर काफ़ी हद तक आंसर सही आ जाएगा। और इनफैक्ट ऐसे केसेस में जो वैल्यूज दी होती हैं उनमें 10 टू द पावर का काफ़ी चेंज होता है। जैसे 10 टू द पावर एक केस में 24 है, एक केस में 25 है, एक केस में 26 है। सो दैट मीन्स डायरेक्टली 10 टाइम्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू अगर 6 की जगह 5 भी आएगी या 6 की जगह 7 भी आएगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, 10 टू द पावर तो 24 ही रहने वाली है। तो ये चीज़ का ध्यान देना, अप्रॉक्सीमेशन करते वक्त यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अप्रॉक्सीमेशन करने से आंसर थोड़ा तो वेरी करेगा, बट अगर उतना वेरिएशन आप समझ सकते हो, उतने वेरिएशन से अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो यू शुड ऑब्वियसली डू दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Magnetic moment of X3 plus ion of 3D series
is √35 Bohr magneton. Now what is the atomic number of X? ये क्वेश्चन भी एक अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स सी. उसने मुझे ये बोला कि देयर इज वन एलिमेंट दैट इज X, उसका 3+ आयन है. दैट मीन्स उस X में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए उसके बाद उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो √35 आया. हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है. मैग्नेटिक मोमेंट इज √n × n+2. और इस चीज की वैल्यू अगर √35 आई, 35 इज 5 × 7, तो n का वैल्यू 5 होगा, तभी तो 5 × 7 होगा. तो मुझे पता चल गया कि दैट मीन्स n = 5. तो मतलब ये एक एलिमेंट X है, इसमें से जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले उसके बाद इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए. ठीक है, तो हमें अब ये बताना है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इट हैज़ नथिंग टू डू विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स चाहे आपने निकाल लिए चाहे आपने नहीं निकाले, प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे. सो नाउ हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं कि ये एलिमेंट X है अगर, तो ये आर्गन के बाद 4s2 के बाद 3D में इट विल बी सम नंबर n. पर n नहीं लेता हूँ इसको, जो कंफ्यूजन हो जाएगा. हम इसको a लेते हैं. ठीक है, तो D में a नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो द पॉइंट इज 3 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे S में से, तो 4s 0 हो जाएगा. और अब D में से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो a-1 बचेगा. तो शुरू में अगर a थे तो a-1 बचा, और अब जाके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आए. सो दैट मीन्स दिस a-1 इज 5, सो दैट मीन्स a = 6. तो मतलब D में शुरू में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और अगर D में शुरू में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4s2 3d6, तो फिर ये तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. अगर आयरन होता और मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालता, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन S में से निकलते, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन D में से निकलता, और D6 का सिचुएशन 1 2 3 4 5 6, D6 ऐसा होता है. और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता, तो आपके पास अल्टीमेटली 5 अनपेयर्ड बचते, और अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उतना ही आ जाता जितना कि क्वेश्चन में गिवन है. सो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. द स्पीशी अबाउट विच दिस क्वेश्चन इज आयरन, और आयरन का 3+, दैट इज फेरिक आयरन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. One energy difference between the states n is equal to 2 and n is equal to 3 is E electron volts in hydrogen atom. Now find the ionization potential of hydrogen atom in terms of A. So the question is, हाइड्रोजन में सेकेंड और थर्ड स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज फाउंड टू बी E. अब उस E के टर्म्स में मुझे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताना है हाइड्रोजन का. इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाते हैं. दिस इज 1 2 3 एंड फाइनली दिस इज इंफिनिटी.
तो उसने ये बोला कि 2 से 3 का एनर्जी अगर E है तो 1 से इंफिनिटी का कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, दैट इज 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, उसको यूज़ करके करेंगे। दूसरा तरीका एक और है जो थोड़ा शॉर्टकट है, वो ये है कि अगर आपको हाइड्रोजन के केस में वैल्यूज़ याद है देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। नाउ द वैल्यूज़ आर 2 से 3 की वैल्यू होती है 1.9, तो दैट मीन्स ये जो E है ये 1.9 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो 1 से इंफिनिटी की लाइन होती है इसकी एनर्जी होती है 13.6। ठीक है, तो अगर 1.9 का मतलब E है तो 13.6 का मतलब कितना है, सिंपल रेशियोज हो जाएंगी। तो मैं इसको मानता हूँ ये E है और ये E1 है, तो इसका शॉर्टकट मेथड E/E1 इज इक्वल टू 1.9/13.6। ठीक है, सो E1 simply becomes 13.6/1.9 into E। अगर आप शॉर्टकट नहीं समझ पाते एग्जाम के टाइम में तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे करते, सिंपल हमारा फॉर्मूला E is equal to 13.6 z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो E की वैल्यू तो इतनी है बिकॉज 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है E। ठीक है, Z की वैल्यू को मान रख देंगे बिकॉज हाइड्रोजन एटम का नाम लिया हुआ। अब E1 कैसे आता, 13.6 z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। और अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता, तो जब मैं डिवाइड करता तो ये दोनों कट जाते, तो अल्टीमेटली जो वैल्यूज हैं वो तो यही आती। ठीक है, तो जो रेशो है वो तो फिर भी यही आएगा, सो दैट इज नॉट अ बिग डील नाउ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम चाहे शॉर्टकट यूज करें चाहे लॉन्ग कट यूज करें, अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा जो आना चाहिए। बस पॉइंट ये है कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको कौन सा मेथड स्ट्राइक हुआ। लंबा वाला मेथड इज ऑलवेज द इजियर रूट बट इट इज अ लेंदी रूट। ठीक है, तो आप 10-15 सेकंड में अगर कोई एक ऑल्टरनेटिव मेथड सोच पाओ तो इट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज यू शुड जस्ट स्टार्ट विद द फॉर्मूला दैट यू नो। और उसमें अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग है और फास्ट है तो आप आराम से लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, two particles A and B are in motion. Wavelength related to A (5 × 10⁻⁻8 meters). Now, if the momentum of B is half that of A, then what will be the wavelength of, so the question is A और B दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मोशन में है। ए का वेवलेंथ, ये तो हमने पहले भी देखा कि एवरी पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर, तो उसी से हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आया था। तो वेवलेंथ रिलेटेड टू ए का वेवलेंथ दिया हुआ है और अब बी का वेवलेंथ मुझे निकालना है और कंडीशन ये दी हुई है कि द मोमेंटम ऑफ बी इज हाफ दैट ऑफ ए। तो हम लोग पहले डी ब्रॉगलीज का फॉर्मूला लगाते हैं, that is lambda is equal to h/p where p is the momentum। तो अब a और b के लिए दोनों के लिए लगाया तो lambda of a is equal to h/momentum of a, और अगर lambda of b is equal to h/momentum of b। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो h से h तो कट ही गया, तो lambda a/lambda b is equal to momentum of b/momentum of a। ठीक है, नाउ उसने बोला द मोमेंटम ऑफ बी इज हाफ दैट ऑफ ए,
So effectively this becomes 1 by 2. So then lambda b becomes 2 times lambda a, और since lambda a का वैल्यू दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 8, तो उसको twice कर दिया, so that becomes 10 into 10 to the power minus 8, so that is actually 10 to the power minus 7 meters. तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बस फॉर्मूला जिसको याद था, आपको क्या करना है, एच की वैल्यूज़, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है, तो हो सकता है वो लोग कुछ कैलकुलेशन शुरू कर दें. आप बस क्या करो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले को आपस में डिवाइड करो. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेशोज़, तो रेशोज़ के लिए तो एच और एच कट ही जाएगा और अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा.